हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.11 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए आई नॉट को यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ये उसने मुझे सर्किट यहाँ तक दिया हुआ है, ये नीचे वाला मैंने खुद ड्रा किया, मैं आपको बताता हूँ कैसे ड्रा किया है। तो बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरम असल में ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी आपकी आउटपुट है ना, तो वो डिपेंड कर रही होती है जो सर्किट के अंदर इनपुट सोर्सेज लगे होते हैं उनके ऊपर, वो या तो उसे इंक्रीज़ कर रहे होते हैं या डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का ये कहना था कि आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो एट अ टाइम, किसी एक सोर्स को ऑन रख के ये चीज़ चेक कर सकते हो कि उस सोर्स की वजह से कितने परसेंट वो आउटपुट जनरेट हो रही है। ठीक है जी, ये उसका कहना था। तो यही काम हमने करना होता है इस थ्योरम के अंदर। हमने प्रीवियस जितने क्वेश्चन सॉल्व किए आपने देखा होगा, उसमें ऐसे ही सॉल्व करते आ रहे हैं। तो देखें यहाँ पे सिर्फ दो सोर्सेज लगे हैं इस मतलब के सर्किट के अंदर। इसका मतलब कि इन दोनों सोर्सेज की वजह से ये आउटपुट कुछ ना कुछ जनरेट हो रही है आई नॉट। तो मैंने पहले नंबर पे क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स को सिर्फ पावर ऑन रखा है, बाकी इसको शट डाउन कर दिया जितने भी सोर्सेज थे। तो बच्चों आपको बताता चलूँ, जब वोल्टेज सोर्स पावर ऑन है, जब वोल्टेज सोर्स से शट डाउन करते हैं ना, मतलब कि अगर जस्ट लाइक से कि अगर आप वोल्टेज सोर्स शट डाउन कर रहे हो तो आपने वोल्टेज सोर्स की जगह शॉर्ट वायर लगा देनी है, और जब आप करंट सोर्स को शट डाउन करते हो तो उसकी जगह आपने ओपन सर्किट लगा देना। ठीक है, तो देखो मैंने वोल्टेज सोर्स को सिर्फ पावर ऑन रखा है, इसका मतलब करंट सोर्स शट डाउन हो गया, तो करंट सोर्स की जगह देखो यहाँ पे ओपन सर्किट लगा दिया गया। ठीक है, और ये आई नॉट की जगह अब यहाँ पे आई नॉट प्राइम कह दिया जाएगा, बिकॉज ये आई नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आई नॉट का वो हिस्सा है जो जनरेट हो रहा है 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से। अब यहाँ पे हम कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे आई नॉट प्राइम को कैलकुलेट करने के लिए? हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे नोडल एनालिसिस का। ठीक है, नोडल एनालिसिस अभी तक मुझे काफ़ी ईजी लग रहा है इन मेथड्स के लिए। तो नोडल एनालिसिस में सबसे पहले हमने नोड आइडेंटिफाई करना होता है और एक नोड को ग्राउंड करना ज़रूरी होता है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो बच्चों नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है हायर क्या नाम है, बाइनरी नोड। उसको हमने कंसिडर नहीं करना होता, वो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा लंबा कर देता है। हमने हायर नोड और सरफेस नोड कंसीडर करना होता है। जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है वो हायर नोड, और जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है उसको कहते हैं सरफेस नोड। ये देखो सबसे पहले मेरे पास ये एक हायर नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, तीन रजिस्टर्स की। तो ये मेरे पास नोड 1 हो गया, यहाँ पे V1 के नाम से वोल्टेज आ गए। उसके बाद बच्चों देखो ये भी एक बाइनरी नोड है, क्योंकि यहाँ पे ये आगे से ओपन है वायर, यहाँ पे किसी चीज़ की वायर अटैच नहीं हो रही, दो चीज़ों की वायर अटैच है, एक रजिस्टर एक वोल्टेज सोर्स। बाइनरी को कंसिडर नहीं करना, ये भी एक बाइनरी नोड है। ये एक हायर नोड बन रहा है क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, एक वोल्टेज सोर्स और दो रजिस्टर की। तो ये एक दूसरा हायर नोड है। इसका मुझे करना पड़ेगा ग्राउंड, क्योंकि बच्चों अगर मैंने इसको ग्राउंड ना किया करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। और ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि नोडल एनालिसिस में एक नोड को ग्राउंड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो V1 के मतलब आई नॉट प्राइम की इक्वेशन लिखते हैं। देखें आई नॉट प्राइम की लिविंग करंट फार्मूले से इक्वेशन लिखी जा रही है, क्योंकि ये देखो ये जो करंट है ये V1 के नोड में से लीव करिए। करंट जिस नोड में से लीव करते हैं उस नोड के वोल्टेज और आगे माइनस लिख देना होता है। अब ये करंट यहाँ से लीव करती है, इस रजिस्टर में से गुजरती है, फिर आगे जाके इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है। आगे तो जाएगी नहीं ना, ये तो वायर टूटी हुई है, इस तरफ तो करंट जाएगा ही नहीं, सारा करंट नीचे की तरफ आएगा। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो ये +6 आगे लिखा जाएगा, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से ये -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस क्या नाम है वोल्टेज सोर्स में से भी करंट लीव करेगा, क्योंकि करंट ने मूव करना है नोड टू नोड। तो ये अभी नोड नहीं हुआ, अभी ये वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ से भी करंट लीव करेगा। तो इसमें से जब लीव करेगा फिर से आगे माइनस आ जाएगा, और यहाँ से करंट लीव करता हुआ आगे ग्राउंड नोड में एंटर हो गया। तो ये आ गया V1 -6 -0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि सिर्फ 12K आई है। तो ये बच्चों इसका फार्मूला बन रहा है V1 -6 डिवाइडेड बाय 12K। यानी कि अगर मुझे मालूम करनी है करंट आई नॉट प्राइम, तो मुझे V1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने नोड 1 के ऊपर KCL अप्लाई करूंगा। अप्लाई KCL एट नोड 1 आप लिख दीजिएगा। KCL क्या था बच्चों, किरचॉफ करंट लॉ, जो कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है एक नोड के अंदर। तो लिहाजा बच्चों हम इज़ इक्वल टू की दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। मैं हमेशा राइट हैंड साइड पे एंट्रिंग करंट्स लिखता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ। जिस वायर की करंट का हमें नहीं ना पता होता वहाँ पे हम लिविंग करंट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब इस नोड के घेरे में टोटल 3 वायर्स है, मुझे उन तीनों वायर्स की करंट लिखनी है। मुझे देखो तीनों वायर्स की करंट का नहीं पता, इस वायर की भी करंट का नहीं पता, इस वायर की करंट का भी नहीं पता क्योंकि अननोन है, और इस वायर की भी करंट का नहीं पता। तो इसके ऊपर इन तीनों के ऊपर लिविंग करंट फार्मूला लगा दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस वायर की करंट से स्टार्ट करता हूँ। इस वायर की करंट कैसे लिखूंगा, लिविंग करंट फार्मूला देखो हमने बस यहाँ से करंट को लीव करवाना है, जिस नोड में से करंट को लीव करवाते हैं उस वक्त उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। आपने कोई चीज़ मेंशन नहीं करनी है, आपने बस इसकी इक्वेशन लिखनी है। V1 हम क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे KCL नोड 1 पे, तो हमने हर वायर की करंट लिखनी है इसके लिए जो इस नोड के घेरे में है। ठीक है जी, आपके लिए मैंने लिख भी दिया। तो V1 यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके एंटर कर गई नोड टू नोड मूवमेंट यानी कि 0 में। तो V1 -0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो लिख दी गई बटे में।
उसके बाद देखो बच्चों बारी आती है इस वायर की। इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, तो वही तरीकाकार यहाँ से करंट को लीव करवाऊंगा। लिविंग करंट फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड पे देखो इज इक्वल टू की लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है करंट्स सारी लीविंग है इस नोड के घेरे में जितनी भी वायर्स हैं। तो V1 माइनस यहाँ से करंट लीव करती है, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होती है, आगे आगे +6, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से -6 हो गया। यहाँ से भी करंट लीव करेगी तो फिर से माइनस आ जाएगा और आगे जाके 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करनी है, ना कि नोड टू सोर्स, नोड टू नोड। अभी तीसरी वायर की बात आती है, उसकी भी मुझे करंट का नहीं पता, तो वही तरीका का लिविंग करंट फार्मूला V1 माइनस यहाँ से करंट लीव करती हुई देखो 2 रजिस्टर में से गुजरती है और जाके ग्राउंड नोड में एंटर कर जाती है। तो बटे में जितनी रेजिस्टेंस आई है रास्ते में उन दोनों का सम आ जाएगा, क्योंकि 2 रजिस्टर आए हैं रास्ते में, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंटरिंग करंट कोई भी नहीं थी। अब इसका एलसीएम देखो बच्चों क्या बन रहा है, 24 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो बटे में 24 है, यहाँ पे 12 है, 12 और 24 का एलसीएम 24 बनता है। 24 के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दोगे तो इसका बटा खत्म हो जाएगा इस इक्वेशन का। तो मैं 24 के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे 24 के जब ज़रब खाएगा के से कटेगा 12, एक बार 12, 2 बार 24, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2V1। यहाँ पे जब 24 के ज़रब खाएगा तो के से कैंसिल, 12 एक बार 12, 2 बार 24, 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा 2V1 माइनस 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब 24 के ज़रब होगा, नीचे भी 24 के है तो पूरे का पूरा कैंसिल और सिर्फ V1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये क्या बन रहा है, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5V1 इज इक्वल टू 12 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, V1 इधर ही रह जाएगा और 12 के बटे में आ जाएगा 5, और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। 12 को तकसीम करते हैं 5 पे, 2.4 बच्चों आते हैं, 2.4 वोल्ट, और V1 की ही आपने वैल्यू मालूम करनी थी। यहाँ पे पुट करें I0 प्राइम के अंदर, तो आपको I0 का वो हिस्सा मिल गया जो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से पैदा हो रहा था। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2.4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12K। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे, कितना आता है 2.4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये बच्चों बनती है -0.3 मिली एम्पेयर, किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। तो ये आपकी करंट यानी जनरेट हो रही है इस वोल्टेज सोर्स की वजह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, I0 का वो हिस्सा फाइंड आउट करेंगे जो इस 4 मिली एम्पेयर की वजह से जनरेट हो रहा है। अब हमने सिर्फ इस करंट सोर्स को पावर ऑन करना है, बाकी वोल्टेज सोर्स को शट डाउन कर देना। और मैंने आपको बताया वोल्टेज सोर्स शट डाउन होने के बाद एज अ शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करता है। हाँ तो बच्चों ज़रा गौर करो, मैंने वो सर्किट ड्रा कर दिया या 4 मिली एम्पेयर के करंट सोर्स को सिर्फ एक्टिव रखा है, बाकी सारे सोर्सेज को पावर ऑफ कर दिया। तो देखो जहाँ पे वोल्टेज सोर्स था वहाँ पे शॉर्ट वायर आ गई, आप उस सर्किट से मैच करके देख सकते हो, वही सर्किट है, बस वोल्टेज सोर्स शट डाउन है, ठीक है जी। तो अब शट डाउन होने की वजह से वो शॉर्ट वायर हो गया। अब यहाँ पे भी हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे, उससे पहले ये I0 का यानी कि कुछ हिस्सा है, डैट्स वाई इसको I0 नहीं कह सकते, I0 डबल प्राइम कह देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, नोड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले देखो ये एक मेरे पास नोड बन रहा है, हायर नोड, जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है। तो यहाँ पे आप V2 के नाम से वोल्टेज लेंगे, क्योंकि आगे हम V1 के नाम से ऑलरेडी ले चुके हुए हैं। उसके बाद बच्चों देखो मेरे पास एक ये हायर नोड बन रहा है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रजिस्टर की, एक करंट सोर्स की। तो यहाँ पे हम V3 के नाम से वोल्टेज ले लेंगे। और उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास नोड तो बनता है, लेकिन आप ज़रा गौर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाएंगे, मुझे पता है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो ज़रा ये एक पूरा सरफेस नोड है बच्चों, देखो ये पॉइंट, यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, देखो एक इस रजिस्टर की, एक इस रजिस्टर की और एक ये वायर अटैच है। लेकिन ये जो वायर है इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ, यानी कि ये एक ही वायर है, यहाँ पे ये कनेक्शन आ रहा है, यानी ये पूरा एक सरफेस नोड है बच्चों। देखो इस ये जो नीचे है ना, ये सरफेस नोड है, यहाँ पे 4-5 चीज़ों की वायर अटैच है, 4-5 चीज़ों की, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी। ये पूरा एक नोड है, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाएंगे, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था और अभी आपको समझ आ जाएगी। ये बाउंड्री आपको समझाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ, वहाँ पे बाउंड्री ड्रा ना कर दीजिएगा, ये बाउंड्री ड्रा नहीं करते, ये बस आपको समझाने के लिए कि इसके हर पॉइंट पे इतने वोल्ट है, ये बता रहा हूँ। ये सिर्फ एक ही नोड है सारे का सारा, ठीक है, ये पूरा एक ही नोड है। तो इस पूरे नोड के ऊपर हमारे पास ग्राउंड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक नोड को ग्राउंड करना ज़रूरी होता है, यानी कि इसके हर पॉइंट पे 0 वोल्ट है जहाँ जहाँ इसकी बाउंड्री जा रही है, आपको नज़र आ रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर होता फिर ये अलग-अलग नोड होता है, वो नोड अलग होता है, ये नोड अलग होता है, लेकिन इसके बीच में कोई चीज़ नहीं लगी हुई, ये एक ही नोड है सारा। तो डैट्स वाई इसके हर पॉइंट पर 0 वोल्ट आ गए। अब हमने क्या करना है बच्चों, V2 देखें ज़रा, आप अगर बनाते हैं I0 डबल प्राइम की इक्वेशन तो क्या बनती है,
आई नॉट डबल प्राइम इज इक्वल टू, देखो ये जो करंट है लिविंग करंट फार्मूले से इसका मतलब कि इक्वेशन बनेगा V2 में से लीव कर रही है V2 माइनस, और जाके आगे एंटर कर जाती है ग्राउंड नोड में, क्योंकि आगे ग्राउंड नोड की बाउंड्री है, तो ग्राउंड नोड मीन्स के जीरो में एंटर कर जाती है V2 माइनस जीरो, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आ रही है वो आगे बटे में 12 के, यानी कि इसकी इक्वेशन इस दफ़ा V2/12 के। मुझे V2 की वैल्यू मालूम करनी होगी आई नॉट डबल प्राइम के लिए, तो अब मैं KCL लगाऊंगा V2 के ऊपर भी V3 के ऊपर भी, ताकि V2 की वैल्यू किसी तरीके से मालूम कर सकूँ। तो पहले KCL लगाता हूँ V2 के नोड पे। तो देखो बच्चों इस नोड के घेरे में टोटल 3 वायर्स हैं, तीनों की मुझे करंट लिखनी है, इस वायर की, इस वायर की, इस वायर की। तीनों की करंट का नहीं पता तो तीनों के ऊपर लिविंग करंट फार्मूला ही लगने वाला। पहले इस वायर के ऊपर लिविंग करंट फार्मूला लगा, तो यहाँ से करंट को जब लीव करवाऊंगा उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस, जाके आगे जीरो नोड में एंटर हुई V2 माइनस जीरो, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 12 के है। उसके बाद बारी आती है इस वायर की, तो इस वायर की भी करंट का नहीं पता, वही लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ V2 माइनस, यहाँ से करंट लीव करके जीरो में एंटर कर दिया फिर से V2 माइनस जीरो, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 12 के, वो आगे बटे में। उसके बाद ये ऊपर वाली लास्ट वायर बचती है इस नोड के घेरे में, तो उसके ऊपर भी लिविंग करंट फार्मूला लगेगा, यहाँ से करंट को लीव करवा दूंगा, उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके एंटर करके V3 में, तो V2 माइनस V3 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में 12 के इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एंटरिंग करंट इस नोड के घेरे में है ही कोई नहीं। अब इस कैल्शियम देखो 12 के आ रहा, पूरी इक्वेशन को 12 के से ज़रब दूँ तो पूरा बटा कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर वाले नंबर एज इट एज आ जाएंगे V2 प्लस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या बन रहा है 3V2 माइनस V3 इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आप इक्वेशन नंबर 2 बनाओगे नोड 3 के ऊपर KCL लगा के। तो चलिए यहाँ नोड 3 के ऊपर KCL लगाते हैं। अप्लाई KCL एट नोड 3 आपने लिख देना यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो बच्चों टोटल 3 वायर्स हैं, ये और ये। एक वायर की तो करंट का ऑलरेडी पता है, तो पहले मैं ऊपर वाली वायर की करंट लिखना चाहूँगा, तो यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ V3 माइनस, क्योंकि मुझे करंट का नहीं था पता, V3 माइनस V2/12 के। उसके बाद ये नीचे वाली वायर की पहले बात कर लेते हैं, तो इसकी भी करंट के ऊपर लिविंग करंट फार्मूला V3 माइनस 0/12 के। और उसके बाद जो बच्चों वायर बचती है एक लास्ट में, वो एक एंटरिंग करंट है, इस नोड के अंदर एंटर कर रही है, तो एंटरिंग करंट मैंने आपको बताया हुआ राइट हैंड साइड पे लिखते हैं हम हमेशा इज इक्वल टू की। इस कैल्शियम देखो 12 के आ रहा है, हमने हर वायर की करंट लिख ली है ना, इस कैल्शियम आ रहा है 12 के, तो 12 के से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दो। यहाँ पे जब 12 के ज़रब खाएगा सिंपल ऊपर वाले नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे भी 12 के से ज़रब होने की वजह से ऊपर वाले नंबर, यहाँ पे जब 12 के ज़रब खाएगा किलो मिली कैंसिल, 12 4 बार 48 आ जाएगा। और ये इक्वेशन देखो क्या बनती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है V2 का पहले वेरिएबल ले आओ, फिर V3 का ले आओ, 2V3 इज इक्वल टू 48। या आपके पास इक्वेशन 2 आ गई, इसको लिखेंगे हम मैट्रिक्स फॉर्म में। और कैसे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं, ये चीज़ आपको समझने के लिए आपको हमारी एग्जाम्पल 3.1 की वीडियो देखनी होगी, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अदरवाइज़ ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसमें एक्सप्लेन किया तो। इनके बच्चों पहले कॉन्स्टेंट्स लिखने होते हैं जो साथ में इनके होते हैं साइंस के साथ, ठीक है। फिर इनके वेरिएबल्स कॉलम वाइज, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर 0 है और यहाँ पे 48 है। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको V2 और V3 की वैल्यू बताता हूँ, फिर वहाँ पे पुट करके आई नॉट डबल प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों देखो इस तरह से आपको कैलकुलेटर वैल्यूज़ दे देगा। पहली वैल्यू है V2 की, दूसरी V3 की। V2 की वैल्यू है 9.6 और V3 की 28.8। ये आप मेंशन कर दीजिएगा साथ में, V2 इज़ इक्वल टू 9.6 वोल्ट, V3 इज़ इक्वल टू 28.8 वोल्ट, ठीक है जी। अब हमने मालूम करना था आई नॉट डबल प्राइम को, तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। आई नॉट डबल प्राइम इज़ इक्वल टू, उसका फार्मूला हमारे पास क्या बना था V2/12 के, तो V2 की वैल्यू है 9.6 डिवाइडेड बाय 12 के, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बच्चों आता है 0.8 और किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। तो ये आपके पास आई नॉट डबल प्राइम की वैल्यू आ गई। देखो बच्चों आपने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली कि दो ही सोर्सेज थे, इनपुट सोर्सेज, जिनकी वजह से आउटपुट को कुछ इफेक्ट हो रहा था। उन दोनों के अकॉर्डिंग आपने आई नॉट के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी तक आपको ये आई नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इन दोनों इफेक्ट्स को जमा करके, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आई नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है इन सोर्सेज की इफेक्ट की वजह से। तो आप आई नॉट प्राइम प्लस आई नॉट डबल प्राइम, यानी कि इन दो सोर्सेज से जो आपने आई नॉट के हिस्से निकाले हैं उन दोनों को जमा कर दोगे। तो आई नॉट प्राइम की हमारे पास वैल्यू आई थी -0.3 मिली, और ये आई नॉट डबल प्राइम की आपके सामने है 0.8 मिली। तो ये साफ नज़र आ रहा है 0.5 मिली एम्पेयर आंसर है आपका। आप इसको किसी और तरीके से अगर इस
पूरे सर्किट को सॉल्व करो, होल सर्किट को, यहीं पे अगर आप लगाते हो अपना नोडल एनालिसिस तो आप देख पाओगे आपको यही आंसर मिलेगा 0.5 मिली एम्पेयर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।